हे गाइस, हाल ही में मैंने गुजराती फोक हॉरर मूवी देखी है जिसका नाम है बहरूपियो, जिसका मतलब साफ है बहरूपिया। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी किए कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम भाविक और उसकी जीएफ माहिरा और उसकी दोस्त आनिया को देखते हैं, जो कार में घूमने जा रहे थे। तभी भाविक को रिसोर्ट की मैनेजर राम्या का कॉल आता है। तो वो बुकिंग कंफर्म करने के लिए पूछ रही थी। तो भाविक बुकिंग कंफर्म करने के लिए कहता है कि वो रास्ते में ही है। और ये सुनते ही आनिया कहती है कि क्या हम लोग रिसोर्ट में रुकने वाले हैं? बट क्यों यार, तुम्हारे दादाजी का तो इतना बड़ा बंगला है, तो फिर हम वहां क्यों नहीं? और जहां तक मुझे पता है कि तुम लोग पिछले 10 महीने से वहीं तो थे ना? तो माहिरा कहती है कि हाँ, रह रहे थे, अब छोड़ दिया है क्योंकि वो घर हॉन्टेड है। आन्या कहती है, हॉन्टेड? क्या? कुछ भी? तो माहिरा कहती है, हाँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, फिर जैसे ही दिन बीतने लगे तो अजीब अजीब सी चीजें होने लगी, जो इतना बढ़ गया कि वहां रहना ही मुश्किल हो गया। जिस पर आन्या हंस देती है कि कुछ भी? आज के मॉडर्न जमाने में भी तुम भूत प्रेत और डायन चुड़ैल में मानते हो? तो माहिरा कहती है कि पहले तो मैं भी नहीं मानती थी, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से जो मैंने उस घर में अजीब एक्सपीरियंस किया है, अजीब आवाज से काले काले साए देखे हैं। आन्या कहती है कि कसम से यार, तू एक नंबर की फट्टू है। तूने कहीं वो फिर से हॉरर शो देखना तो शुरू नहीं कर दिया? तो माहिरा कहती है, कम ऑन यार आनिया, तब मैं बच्ची थी, लेकिन जो आज मैं देख रही हूँ और जो फील वहां मुझे हुआ है, मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। तभी भाविक कहता है, अरे आनिया चिल, तुम्हें गांव देखना है ना, दिखा दूंगा। तो माहिरा कहती है कि भाविक का गांव भी श्रापित है। तो आनिया कहती है, हद है यार माहिरा, अब पूरा गांव भी श्रापित हो गया? अब मतलब कुछ भी? माहिरा कहती है कि कुछ भी नहीं है यार, पूरा गांव श्रापित है। पहले मुझे भी यकीन नहीं था। जब मैंने भाविक के दादाजी से वो कहानी सुनी तो पहले तो मुझे भी वो कहानी ही लगी थी, लेकिन वहां 10 महीने बिताने के बाद मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि वहां कुछ तो है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आनिया भाविक से पूछती है, तो अच्छा, पहुंचने में कितना टाइम है? तो भाविक कहता है, 2 घंटे। तो आनिया कहती है कि चलो तुम्हारी भूतिया कहानी सुनते हैं। माहिरा कहती है, तुम्हें तो सब मजाक लगता है ना? आनिया कहती है कि अरे यार, बुरा मत मानो, एज अ जर्नलिस्ट मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। मैं सिर्फ लॉजिक को मानती हूँ और ये सब सीरियसली मैं नहीं ले सकती। लेकिन फिर भी तुम कहानी सुनाओ, मुझे जानना है। फिर वो उसको कहानी सुनाती है कि आज से लगभग 70 साल पहले राजा अमरेंद्र का शासन हुआ करता था, जो अपने करुणा, न्यायप्रिय और प्रगतिवादी सोच के लिए जाने जाते थे। राजा अपने सभी कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते थे, लेकिन इस सब के बाद भी राजा दुखी थे, क्योंकि शादी के कई साल बाद भी राजा की कोई संतान नहीं थी। एक साधु की सलाह पर वो संतान प्राप्ति की मन्नत लेकर सोमनाथ मंदिर गए। इधर राजा की अनुपस्थिति में गांव में एक अंधविश्वास फैल गया कि जिसकी जुड़वा संतान होगी, उनमें से एक बच्चे में आसुरी शक्ति का वास होगा, जो सदियों से सोई हुई शैतानी शक्ति को जगा देगा। इसलिए वो जुड़वा बच्चे होने पर किसी एक बच्चे को बलि दे देते थे। जब राजा सोमनाथ से लौटे और उन्हें इन सब बातों का पता चला, तो वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने इस गांव की बलि प्रथा को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन गांव वालों के मन में इतना डर बैठ चुका था कि उन्होंने राजा से छुपकर इस प्रथा को जारी रखा। राजा को जब इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि प्रजा उनकी बात भी नहीं सुन रही है, तो वो चाह कर भी उन्हें नहीं रोक पाए, क्योंकि ये गांव वालों की आस्था बन गई थी। राजा के मंत्री ने सलाह दी कि हमें प्रजा की आस्था का सम्मान करना पड़ेगा, वरना विद्रोह ना कर दे। फिर राजा ने ये सब होने दिया। गाँव में तो प्रथा चलती रही। बहुत सारे माओ ने अपने बच्चे खो दिए। उन्हीं में से एक माँ ने जब अपना बच्चा खोया तो उसने कसम खाई कि वो पूरे गाँव से इसका बदला लेगी। उसने बच्चे की लाश को एक बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया और फिर वो ब्लैक मैजिक सीखने लगी। इसी बीच राजा के भी घर में जुड़वा बच्चे हुए। जब राजा को ये खबर मिली तो वो तो डर ही गए। जब गांव में ये पता चलेगा तो क्या होगा? तो राजा ने अपनी समस्या मंत्री को बताई, तो वो क्लेवर था। तो उसके कहने पर राजा ने विशाल जनसभा रखवाई, जहां पर राजा अमरेंद्र, रानी विमला देवी और उसके मंत्री और उसके दोनों जुड़वे बच्चे और सारे गांव वाले मौजूद थे। तो मंत्री सबसे पहले तो दोनों बच्चों के बारे में
अच्छी अच्छी बातें करते हैं। दोनों बच्चों को शिव का आशीर्वाद बताने लगते हैं, सौभाग्य लाने वाला बताते हैं और ये दोनों राजकुमार इस राज्य का भविष्य प्रकाशित करेंगे। लेकिन इस सब बातों से वो कन्विंस नहीं होते। तो गांव का मुखिया कहता है, लेकिन महाराज आप तो जानते हैं जुड़वा बच्चों में से एक में आसुरी प्रवृत्ति का वास होगा, और चुप हो जाता है। तो मंत्री कहता है, आगे बोलो, चुप क्यों हो गए? ये कहना चाहते हो कि इन बालकों में से एक की बलि देना जरूरी है? लेकिन ये बात कहने के लिए तुम संकोच कर रहे हो ना। अगर आप लोगों को महाराज की निष्ठा पर जरा भी संदेह है तो मैं दूर कर देता हूँ। महाराज और महारानी दोनों ही बलि देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी एक शर्त है कि आप लोग चुनेंगे कि किस बच्चे की बलि दी जाएगी। कौन बताएगा कि किस बच्चे में आसुरी शक्ति का वास है, और जो भी इस बात को साबित कर देगा उसे हम उपहार में राजा का आधा खजाना देंगे। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर पाया और आसुरी शक्ति वाला बच्चा जी गया, उसके बाद गांव में जो भी होगा उसका जिम्मेदार वही आदमी होगा। और अब बताओ कि कौन साबित करेगा कि किस बालक में आसुरी शक्ति का वास है? तो गांव वालों का तो मुंह ही बंद हो जाता है। तो मंत्री कहते हैं कि मेरा ये प्रस्ताव है कि इन्हें 25 वर्ष का होने दिया जाए, दोनों को एक जैसा जीवन और एक जैसी शिक्षा दी जाए। इसके बाद भी किसी में आसुरी शक्ति दिखी तो राजा खुद ही उसकी बलि चढ़ा देंगे। अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बोलिए राजकुमार चिरायु और राजकुमार सतायु की जय। फिर सभी जय जयकार शुरू कर देते हैं। मतलब प्रजा कन्विंस हो चुकी थी। लेकिन उन्हीं में से एक औरत हाथ उठाती है और इधर आन्या अपना हाथ उठाती है कि रुको, अब आगे नहीं सुनना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड ये तुम्हारी ट्विंस वाली बलि की कहानी। व्यू देखो यार कितना अच्छा है, पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट के मजे लेते हैं ना यार। तो माहिरा कहती है कि तुमने ही तो कहा था, इसलिए मैं कहानी बता रही थी। आन्या कहती है, अरे यार हाँ यार, अब मेरा मन नहीं कर रहा है, फिर कभी सुनूंगी पक्का। तभी कहती है कि वो क्या है? तो भाविक कहता है कि ये यहाँ का प्राचीन मंदिर है, रुकना है क्या? माहिरा कहती है, इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो नास्तिक है। तो आन्या कहती है, हाँ आई लाइक इंडियंस, आई लाइक स्मेल एंड प्रसाद एनीवेज। अभी पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? भाविक कहता है कि बस पहुंच ही गए। इधर रिसोर्ट में हम राम्या को देखते हैं जो कि अपने स्टाफ को न्यू ज्वाइनिंग मेघा से मिलवा रही थी, और स्टाफ में से एक लड़का आरव जो मेघा को ही देखे जा रहा था। तो राम्या उन्हें कहती है कि गेस्ट आने वाले हैं तो सब रेडी रहे। तभी इतने में कार बाहर आकर रुकती है और उनके अंदर आते ही उन्हें सब अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके बाद तीनों अपने रूम में जाते हैं। फिर मेघा उन्हें वेलकम किट देती है और पूछती है कि उन्हें और कुछ चाहिए। तो आन्या कहती है कि मैं ब्लैक वाटर पीती हूँ, मिल जाएगा? तो मेघा कहती है ठीक है मैम, मैं अरेंज करवाती हूँ, और वो चली जाती है। फिर आन्या भाविक के बंगलो चलने की जिद करती है तो माहिरा मना करती है, लेकिन भाविक कहता है अरे यार चलते हैं, मुझे वहाँ से अपने पेपर्स लेने हैं, जल्दी वापस आ जाएंगे, टेंशन मत लो। फिर तीनों बंगलो पहुँचते हैं और बंगला भी काफी बड़ा था। आन्या कहती है तुम क्या राजा वाजा के खानदान से हो? तो वो कहता है नहीं यार, मेरे पुरखे तो बिजनेसमैन ही थी, उन्होंने ये बनवाया था। फिर वो सब एक रूम में जाते हैं और माहिरा खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि इसी खिड़की से उसने भूत देखा था। फिर एक रूम के तरफ पॉइंट करते हुए कहती है कि वो देखो, रात में मैंने उस रूम के ही पास किसी लड़की की रोने की आवाज सुनी थी। आन्या कहती है इस रूम से, और वो फिर माहिरा के मना करने के बाद भी उस रूम को खोल देती है। माहिरा डर कर चीख पड़ती है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था। लेकिन वो फिर भी डर रही थी और कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, चलो चलते हैं यहाँ से। तो भाविक कहता है ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। आनिया कहती है चाबी मुझे दे दो, मैं लॉक करती हूँ। और फिर वो सब वहां से निकल जाते हैं और आनिया डोर को लॉक करके चाबी खुद ही रख लेती है। फिर रिजॉर्ट में राम्या मेघा से कहती है कि आज का दिन कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? तो वो कहती है नहीं मैम, सब ठीक था। और फिर वो अपने रूम की तरफ जाती है तो आरव उसका पीछा करने लगता है और इसी बीच वो आन्या से टकरा जाता है। तो आन्या नोटिस कर लेती है कि ये मेघा के पीछे है, बट मेघा को कुछ भी नहीं पता था। वो अपने रूम में अपने मॉम डैड से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि माहिरा और भाविक डिनर करने के लिए गए थे, लेकिन आन्या वहां पर नहीं थी। तो माहिरा उसे कॉल करके बुला रही थी कि मुझे तो बहुत भूख लगी है, ज्यादा देर वेट नहीं करूंगी। तो आन्या कहती है यार तुम लोग डिनर करो, मैं अभी नहीं आ सकती। तो माहिरा पूछती है वैसे तू है कहाँ? तो वो बताती है कि भाविक के उसी बंगलो में है। तो माहिरा परेशान हो जाती है कि अरे तू वहां रात में क्यों गई? तो वो आन्या कहती है कि भूत देखने। मैं भी तो देखूं कि कहाँ है वो तुम्हारा भूत। माहिरा कहती है कि देखो ये सब मजाक की बात नहीं है,
तभी भाविक उससे फोन ले लेता है और कहता है कि तुम अभी तुरंत वीडियो कॉल करो। तो आन्या कहती है, अरे यार कुछ भी नहीं है यहाँ पर, मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाऊंगी। तभी उसके पीछे से कोई चल कर गया, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहां पर कोई नहीं था। इधर रिजॉर्ट में हम मेघा को देखते हैं जो कि जग में पानी भर रही थी, और जैसे ही पानी पीने के लिए बैठती है तो अचानक से उसे फुसफुसाहट सुनाई देती है। मेघा बहुत शॉक कि ये कौन कर रहा है, और खिड़की से बाहर देखती है। तभी फिर से उसे फुसफुसाहट सुनाई दी तो पीछे पलट कर देखी, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। तो वो इग्नोर करके पानी पी ली, और पानी पीते ही उसे भूत ने पकड़ लिया, जिससे वो हिल भी नहीं पा रही थी, और वो पानी भी काला पड़ जाता है। तभी दूसरी तरफ आन्या ब्लैक वाटर पी रही थी और फिर रिजॉर्ट के बाहर टहलने लगती है। तभी इधर मेघा को होश आया तो उसे अजीब सा सिर भारी सा लग रहा था। तो वो वॉशरूम में जाकर पानी वगैरह मारती मुंह पर। तभी अचानक मिरर में उसका फेस डिमोनिक हो जाता है। गर्दन टेढ़ी करके देख रही थी, तो मेघा डर कर वहां से भाग जाती है। इधर आन्या भाविक के बंगलों में टहल रही थी, और साथ ही भाविक और माहिरा से वीडियो कॉल पर थी और कह रही थी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तभी आन्या के पीछे कोई खड़ा दिखाई देता है और फिर उसे कुछ हो जाता है। ये देखकर माहिरा और भाविक बहुत डर जाते हैं, तो वो तुरंत बंगलों के लिए निकलते हैं। इधर रिजॉर्ट में मेघा बेड पर बेहोश पड़ी थी। तभी उसके हाथ पर एक सिंबल बन जाता है। दूसरी तरफ माहिरा और भाविक बंगलो जाते हैं, जहां आनिया चुपचाप पीछे मुंह करके खड़ी थी। तभी अचानक से वो पलटती है, तो माहिरा और भाविक डर जाते हैं, क्योंकि आनिया ने भूत वाला मास्क पहन लिया था और वो नाटक कर रही थी। क्योंकि ये मास्क एक आदमी का था जो सबको भूत बन के डरा रहा था, जिसे आन्या ने पकड़ लिया था, और कहती है कि ये लो, ये है तुम्हारा भूत। भाविक उसे देखते ही पहचान लेता है कि अरे ये तो मनीलाल है, ब्रोकर। अच्छा, 4 महीने पहले मैंने तुम्हें घर बेचने से मना कर दिया था ना, इसलिए तो ऐसा कर रहा है ताकि मैं इसे सस्ते में बेच दूं। तो आन्या कहती है कि देख लिया तुम लोगों ने, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि वो सब घूमने जा रहे थे। तो आन्या चाबी स्टाफ को देकर कहती है कि अच्छे से रूम लॉक कर देना। फिर जाते जाते वो मेघा से टकरा जाती है। फिर उसे वो सॉरी बोलती है, तो मेघा भी कोई बात नहीं बोलती है और पेपर्स उठाने लगती है, और आन्या भी उसे हेल्प करती है। तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ में पट्टी बंधी हुई है। तो मेघा कहती है कि ये क्या हुआ है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं, बस ठीक है। फिर आनिया कार में जाकर बैठती है, और वो तीनों सफर पर निकल जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और खासकर आनिया, क्योंकि वो पहली बार इस गांव में आई थी, और पूरा दिन वो लोग खूब घूमते हैं, सेल्फी वगैरह लेते हैं, रात में मंदिर भी जाते हैं, और माहिरा भाविक पूजा करते हैं, और आनिया तो भजन में हिस्सा लेती है। लास्ट में वो लोग डांडिया डांस भी करते हैं। और फिर इधर दूसरी ओर रिजॉर्ट का दरवाजा खुलता है, जो मेघा खोलती है। उसे कुछ हो चुका था, वो अपनी गर्दन टेढ़ी करते हुए चली जा रही थी। इतने में वो तीनों भी रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। तो उनके सामने से ही मेघा कहीं जा रही थी, और आन्या उसे देखते ही पहचान लेती है कि अरे ये तो मेघा है, ये कहाँ जा रही है। वो उसे आवाज लगाती है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। तो वो बस चुपचाप चली जा रही थी। इसी तरह वो रिजॉर्ट से भी निकल जाती है। वो तीनों ही उसके बिहेवियर को समझ नहीं पाते, तो वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं। तो वो एक बरगद के पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, और ये वही पेड़ था जहां पर वो ब्लैक मैजिक वाली औरत ने अपना बच्चा दफनाया था। मेघा वहीं पर चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो लोग उसे देखने के लिए आते हैं, और माहिरा उसके कंधे पर हाथ रखती है, तो वो पलटकर देखती है और अचानक से बेहोश हो जाती है। तो ये लोग उसे रिजॉर्ट लेकर जाते हैं और डॉक्टर से उसे चेक करवाते हैं। फिर राम्या से आन्या पूछती है कि मेघा को स्लिप वॉकिंग की प्रॉब्लम है क्या। तो राम्या कहती है कि मैम, ये न्यू ज्वाइनिंग है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता। ज्वाइनिंग के पहले तो हम पूरी डिटेल्स लेते हैं, मेडिकल चेकअप भी होती है। इसके डिटेल्स में तो हमें कोई भी मेडिकल इशू नहीं मिला है। तो आन्या कहती है हो सकता है स्ट्रेस की वजह से हो। तो राम्या कहती है हाँ हो सकता है, जॉब का भी प्रेशर फील कर रही होगी, अभी इसकी एज ज़्यादा नहीं है। तभी माहिरा और भाविक ने मेघा के हाथ पर वो सिंबल देखा, जिससे वो दोनों बहुत घबरा गए। फिर वो आन्या को खींचकर बाहर लाते हैं। इधर डॉक्टर राम्या को बताते हैं कि मेघा तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ आन्या कहती है कि क्या हुआ, तुम लोग मुझे ऐसे खींचकर बाहर क्यों लाए। तो भाविक कहता है लिसन आन्या, हम कल सुबह ही यहाँ से वापस जा रहे हैं। आन्या कहती है क्यों।
एकदम से ऐसा क्या हो गया और तुम दोनों ऐसे डरे हुए क्यों हो? तो माहिरा कहती है कि ये मेघा के हाथों में वो सिंबल बना है, उसी गांव का श्राप लगा है। तो आनिया कहती है, क्या गांव का श्राप? अरे ये सब क्या है? तो भाविक कहता है कि तुम्हें वो ट्विंस वाली स्टोरी याद है? तो आनिया कहती हाँ, वो राजा के ट्विंस और बलि, लेकिन उस कहानी से मेघा का क्या कनेक्शन है? तो भाविक कहता है कि ठीक है, तुम्हें वो कहानी पूरी सुननी चाहिए। फिर वो उसे आगे की कहानी सुनाता है। जब मंत्री ने गांव वालों को चैलेंज दिया कि इनमें से कौन शैतान है ये प्रूफ करके दिखाए, तो भीड़ में से एक औरत हाथ उठाती है जिसका एक बेटा भी था। वो कहती है कि उसे एक विद्या आती है, वो दोनों बच्चों के हाथों में एक सिंबल बनाएगी और 25वें साल में जिस राजकुमार के हाथ का निशान ज्यादा गहरा दिखेगा उसी में आसुरी शक्ति का वास होगा। और महाराज वचन देते हैं कि ऐसा ही होगा, लेकिन महाराज की एक शर्त थी कि ये निशान उसे सबके सामने ही बनाना होगा। उस औरत के बेटे ने एक पन्ने की लॉकेट पहनी थी जिसे वो निकाल कर उन राजकुमारों के हाथ में सिंबल बनाती है, जो निशान प्रेजेंट में मेघा के हाथ पर बना हुआ था। और आनिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि ये वही सिंबल है? तो फिर माहिरा बताती है कि उन लोगों ने वही सिंबल म्यूजियम में देखा था, जाकर देख लो। लेकिन आनिया को अभी भी ये सब बकवास ही लग रहा था। फिर भाभी कहता है कि देखो आनिया, तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारी मर्जी है, हम मानते हैं और इसीलिए हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। तो आनिया कहती है, पागल हो क्या तुम लोग? इतनी फट क्यों रही है यार तुम्हारी? क्योंकि वो निशान मौत का निशान है और जिस पर भी वो आता है वो जिंदा नहीं बचते, और तो और उनसे जुड़े हुए लोगों की भी मौत हो जाती है, लेकिन आखिर में उसकी बातों पर वो बिलीव ही नहीं करती। अगले दिन भाविक और माहिरा वापस जा रहे होते हैं और आनिया को तो साथ चलने के लिए कहते हैं कि अरे यार जिद छोड़ो, चलो हमारे साथ। आनिया मना कर देती है और कहती है कि अब मुझे पूरी कहानी और उसके सच का पता लगाना है। आखिर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मुझे अपना काम करने दो यार। और देख लेना, मैं बहुत जल्द प्रूफ कर दूंगी कि ये मिथिकल स्टूपिड स्टोरी है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर वो लोग भी क्या ही कहते। वो लोग बोलते हैं कि चल ठीक है, अपना ध्यान रखना और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। और फिर वो निकल जाते हैं। इधर मेघा को होश आ गया था, तो राम्या पूछती है कि अब कैसा लग रहा है? तो मेघा कहती है कि मैं ठीक हूँ मैम। राम्या उसे दवाई देती है और कहती है कि चलो अब जल्दी ठीक हो जाओ, बहुत सारा काम पेंडिंग है। तभी वहां पर आरव आता है। तो राम्या कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मेघा के बारे में सुना था ना, तो बस देखने आया हूँ। तो कैसे हो मेघा? तो राम्या कहती है कि अब वो ठीक है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। और वो फिर मेघा को बाय बोलकर चला जाता है। इधर आनिया ने अपनी जासूसी शुरू कर दी थी। वो स्टाफ से डॉक्टर का नंबर मांग रही थी जो मेघा को चेक करने आया था, लेकिन स्टाफ उसका रीजन पूछती है। तो मेघा बताती है कि मुझे भी थोड़ा सा अनईजी फील हो रहा है, इसलिए तो वो ऐसे नंबर ले लेती है। इधर रात में मेघा फिर से बाहर जाने लगती है। आरव बाहर ही था तो उसे आवाज लगाता है, लेकिन मेघा सुनती ही नहीं है। वो फिर चलते चलते उसी बरगद के पेड़ के सामने पहुंच जाती है और खड़ी हो जाती है। तो आरव उसे देखने के लिए जाता है, उसे टच करता है, तो वो उसे देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। फिर आरव मेघा को लेकर रिसोर्ट जाने लगता है। तभी बाहर में आनिया डॉक्टर से बात कर रही थी, तो वो आरव को मेघा को ले जाते हुए देखती है। तो वो आरव पर ही डाउट करने लगती है कि यही कुछ गलत कर रहा है। तो आरव मेघा को उसके बेडरूम में ले जाता है और बेड पर लेटा देता है। तभी आनिया वहां आकर उसे धक्का देकर पीछे हटा देती है कि हटो, और मेघा को वो चेक करने लगती है। तो वो तो बेहोश थी और आरव पर वो गुस्सा करती है कि क्या किया है तुमने इसके साथ? आरव कहता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया। तो आनिया कहती है, झूठ मत बोलो, तुम ही इसे हिप्नोटाइज कर रहे हो ना? तो आरव कहता है, नहीं मैडम, आप ये क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी मेघा को होश आ जाता है, तो वो बताती है कि उसने कुछ नहीं किया। फिर आरव भी कहता है कि मैंने इसे नींद में चलकर जाते हुए देखा, इसके पीछे गया और ये वहां बेहोश हो गई थी, तो मैं इसे यहाँ पर लेकर आया। फिर मेघा कहती है, हाँ मैम ये सच कह रहा है, बेहोश होने के पहले मैंने इसे देखा था। आन्या कहती है कि अरे अगर तुम नहीं हो तो फिर इसे हिप्नोटाइज कौन कर रहा है? क्योंकि मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है, मेघा को तो कोई बीमारी नहीं है, शी इज फाइन। फिर हिप्नोटाइज ही तो कर रहा होगा ना? तो मेघा कहती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा कौन करेगा? आन्या कहती है, मैं तो वो पता लगा कर रहूंगी। तो वो आरव से कहती है कि तुम मेरा इसमें साथ दोगी, और फिर आरव भी ठीक है कहता है। फिर अगले दिन आन्या राम्या से परमिशन लेकर मेघा को बाहर लेकर आती है और साथ में आरव भी आता है, क्योंकि आसपास के एरिया के बारे में उसे पता था और यहाँ पर
वो गार्डन दिखाने लेकर आता है। आन्या आरव को मेघा के साथ छोड़ देती है क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ये लड़का सही है। और वहीं पर उसे एक माली मिलता है जो आन्या को अजीब बातें बताता है गार्डन के बारे में, कि ये 5 साल पहले तक कुछ भी नहीं था, पथरीली जमीन थी और यहाँ पर अब देखो। तो कहती है, ये चमत्कार आपने किया कैसे? तो वो कहता है कि मैंने नहीं किया, ये तो अमिताज भाई ने किया है। आन्या कहती है कि अमिताज भाई कौन है? माली ने बताया कि वो एक दिन यहाँ पर आए थे। सबने कहा कि ये जमीन बंजर है, यहाँ कुछ नहीं उगेगा, लेकिन उन्होंने अपने बीज डाले और देखते ही देखते यहाँ पर हरा भरा गार्डन बन गया। उनका कहना था कि अमिताज भाई बहुत चमत्कारी आदमी है। तो आन्या कहती है कि वो रहते कहाँ हैं? तो फिर माली कहता है कि बस यहीं पास में ही। मिलवाऊं आपको? आन्या कहती है, नहीं नहीं, फिर कभी, अभी मैं चलती हूँ। फिर जब वहां से वो गुजर रही थी तो उसे एक आदमी दिखता है जो कि वहां पर फूल पौधों से बातें कर रहा था, और यही था अमिताज, लेकिन ये आन्या को पता नहीं था। इसके बाद वो वापस कार में आकर बैठती है और आरव उन्हें टी स्टॉल लेकर जाता है और बताता है कि ये दुकान बहुत पुरानी है, राजा अमरेंद्र के टाइम की है। तो फिर आन्या सोचती है कि इसे तो सब पता ही होगा, तो वो जाकर उस चाय वाले से बात करती है, उससे राजकुमारों के बारे में पूछती है कि उनके साथ क्या हुआ था। फिर चाचा उसे सारी कहानी बताते हैं कि जैसे जैसे राजकुमार बढ़ते गए, राजा की चिंता और बढ़ती गई, और वो सिंबल को बार बार चेक करवाते थे हर 5 साल में, किसका निशान ज्यादा गहरा है। कभी चिरायु का सिंबल गहरा दिखता था, कभी सतायु का, लेकिन अधिकतर चिरायु का ही गहरा दिखता था। जब दोनों 24 के हो गए तो राजा की चिंता और भी बढ़ने लगी, तो वो अपने मंत्री से सलाह लेते हैं। तो मंत्री कहता है कि वो राजकुमार चिरायु की शादी करवा दे और राज्य समारोह में राजकुमार चिरायु को राजा घोषित कर दे। अब राजा की बलि कौन ही मांगेगा? फिर राजा बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, चिरायु की शादी करवा देते हैं और उसी अवसर पर उसे राजा भी घोषित कर देते हैं। लेकिन सतायु इससे चिढ़ जाता है क्योंकि बड़ा तो वो था, तो राजा तो उसे बनना था, लेकिन उसके छोटे भाई को राजा बना दिया गया। तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गांव वालों को भड़काने लगता है और राजा के वचन का याद दिलाता है कि जिसका सिंबल गहरा होगा उसकी बलि दी जाएगी। और राजा अपनी बातों से पलट रहे हैं और गांव को धोखा दे रहे हैं। फिर दोनों 25 साल के हो जाते हैं। फिर गांव के मुखिया पूरे गांव को लेकर राजा से बात करने जाते हैं और उनका वचन याद दिलाते हैं कि महाराज, हमें शक है कि आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। जिस पर मंत्री भड़क जाते हैं कि अपनी हद में रहकर बात करो सरपंच। तो इधर गांव वाले भी भड़क जाते हैं। तो राजा कहते हैं कि शांत हो जाइए सभी। गांव वालों से पूछते हैं कि क्या चाहिए आप लोगों को। तो वो कहते हैं कि हमें न्याय चाहिए, अब या तो आप देंगे या तो हम छीन के ले लेंगे। मतलब ये लोग बगावत पर उतर आए थे। तो सतायु भी उन्हें और भड़काने लगता है कि किसमें हिम्मत है, मैं भी देखता हूँ। गांव वाले सब महल पर धावा बोल देते हैं और शतायु ने भी चाकू निकाल लिया और कहता है, पहले ये तो देख लो कि किसका निशान गहरा है। जिसका भी निशान गहरा निकला उसकी बलि दी जाएगी, ये मेरा वादा है। तो लोग जाकर चिरायु को लेकर आते हैं और दोनों अपने निशान दिखाते हैं। तो चिरायु का सिंबल डार्क हो चुका था और चिरायु ने जैसे ही देखा तो वो डर कर भागने लगता है और वो अपनी पत्नी के पास जा रहा था। उसकी पत्नी उसे हाथ देती है, लेकिन उससे पहले ही लोग पकड़ कर घसीटते हुए उसे कुएं के पास लेकर जाते हैं और जिंदा ही उसकी बलि वो लोग दे देते हैं। और तभी से उस कुएं का पानी श्रापित है। अगर कोई भी उस कुएं का पानी पी लेता है तो उसे श्राप लग जाता है। अब ये सब सुनकर मेघा घबरा जाती है, उसे श्राप लग गया। तो आन्या उसे समझाती है कि ये सब कुछ नहीं है, ये तो बस एक कहानी है जिसकी आड़ में कोई तुम्हारे साथ खेल खेल रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे साथ ही सोऊंगी, आज तुम्हें कोई हिप्नोटाइज नहीं कर पाएगा। लेकिन रात में सोते सोते फिर से वो उठ जाती है और बाहर जाने लगती है, और जब वो मिरर के सामने गुजरती है तो फिर उसके पीछे कोई भूत भी चल रहा था, सिर्फ मिरर में ही दिख रहा था। तो मेघा बाहर जा चुकी थी। तभी अचानक जब आन्या की आंख खुली तो वो देखती है कि मेघा तो रूम में ही नहीं है। तो वो भागकर आरव को बताने गई। फिर वो देखते हैं कि मेघा कार में बैठी है और निकल गई। अब वो उसी श्रापित कुएं के पास आ चुकी थी और कूदने ही जा रही थी, तभी आन्या आकर उसे रोक लेती है। फिर अगली सुबह मेघा आन्या को बताती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है, ये जगह सच में श्रापित है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। बट आन्या अभी भी उसे कह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। तो मेघा उस पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुम्हें क्या पता मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, तुम नहीं समझ सकती। और नाराज होकर चले जाती है और आन्या भी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाती है। तो अचानक कोई लड़की आन्या का हाथ पकड़कर उसे वहीं रोक लेती है और कहती है कि वो सच कह रही है।
गाइस इस लड़की का नाम मूवी में नहीं बताया गया है, इसलिए इसका जो रियल नाम है जानकी, तो हम इसे जानकी बोलेंगे। तो वो बताती है कि मेघा किसी आत्मा के वश में है। तो आन्या ये सुनते ही हंस देती है। ये भूत प्रेत वगैरह में मैं नहीं मानती हूँ। तो जानकी कहती है, हाँ तुम तो भगवान में भी नहीं मानती हो। तो वो बोलती हाँ नहीं मानती। तो जानकी कहती है कि वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन इतना जान लो एनर्जीज होती है अच्छी और बुरी दोनों। तो आन्या कहती है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो और कौन हो तुम। तो जानकी कहती है कि ये सब एनर्जीज तुम मानती नहीं हो तो मेरे बारे में जानकर क्या ही करोगी, लेकिन तुम्हें मेघा को बचाना है तो ये सब जानना पड़ेगा और यकीन करना पड़ेगा। तो आन्या कहती है कि तुम्हें मेघा के बारे में कैसे पता। तो वो कहती है सिर्फ मेघा ही नहीं, गांव की पहली लड़की ये नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। इस श्राप का शिकार और भी लड़कियां हो चुकी है। फिर वो आन्या का हाथ पकड़ती है और अपनी शक्ति से उसे विजन दिखाती है, जिसमें कई लड़कियां श्रापित कुएं में जान देती हुई दिखती हैं। और आन्या कहती है कि रुको, तुम्हारा नाम तो बताओ। वो कहती है कि मेरा नाम मदद नहीं करेगा, मेरी एक सलाह है कि आगे से पानी संभल कर पीना। यहाँ पर हम उसके गले पर एक रोज वाला टैटू भी देख पाते हैं। उस लड़की ने आन्या के जिस हाथ को पकड़ा था उसमें एक रोज होता है। और तभी हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं जब भाविक और माहिरा वहां से जा रहे थे। तो रास्ते में अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। कार के अंदर धुआं फैल जाता है जिससे दोनों का दम घुटने लगता है और कार में वही सिंबल बना होता है। यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है। फिर स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जिसमें आन्या उन दोनों को मिस कर रही थी, बट फोन भी बंद आ रहा था। अपने साथ ली हुई फोटोज और सेल्फीज देख रही थी। तभी एक फोटो में उसे बैकग्राउंड के वॉल पर वही सिंबल बना हुआ दिखता है। घर में रहने वाले आदमी से मिलने जाती है और सिंबल के बारे में पूछती है। तो वो आदमी बताता है कि ये निशान उसकी बेटी दिव्या के हाथ पर बना था। नई नई नौकरी लगी थी, अच्छी खासी थी, पता नहीं उसे क्या हुआ। वो अचानक बीमार पड़ गई और नींद में चलने लगी और फिर पता नहीं वो कहाँ चली गई और उसके बाद से वो कभी भी नहीं मिली। तो आनिया तुरंत ही हॉस्पिटल में पता करने जाती है और एक लड़की दिव्या के नाम को सुनते ही आनिया के पास आती है और बाहर ले जाती है। वो कहती है कि मेरा नाम चार्मी है, दिव्या मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और हम कॉलेज टाइम से साथ में थे और हॉस्पिटल में भी साथ में ज्वाइन किए थे। फिर हमें आगे पता चलता है कि इनकी एक और फ्रेंड थी जिसका नाम पूजा था, वो भी ऐसे ही एक दिन गायब हो गई थी, जो किसी इवेंट प्लाजा होटल में काम करती थी। पूजा 2 साल पहले और दिव्या 1 साल पहले गायब हुई। पुलिस में भी इसकी कंप्लेन की, बट कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो आन्या कहती है कि अरे इतनी लड़कियां गायब हो रही है लेकिन किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो वो लड़की कहती है कि मैम गांव में श्राप और ब्लैक मैजिक वाली बातें फैली हुई है। पहले मैं भी ये सब नहीं मानती थी, लेकिन मुझे भी अब लगता है कि ये सब सच है। बट आन्या कहती है ये ब्लैक मैजिक नहीं है, ये मैजिक ट्रिक है जो एक आदमी का काम नहीं पूरा गैंग है। ये लोग पहले लड़कियों पर सिंबल बनाते हैं और गायब कर देते हैं। श्राप की कहानी के आड़ में ये लोग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अगर ट्रैफिकिंग कर रहे हैं तो फिर मेघा को कुएं के पास क्यों भेजा। मेघा के कुएं में कूदकर मरने से इनका क्या फायदा। तो आरव कहता है हो सकता है कि उन्हें पता चल गया हो कि हमें उनकी करतूतें पता चल गई हैं, तो हमें डराने के लिए ये सब कर रहे हो। तो आन्या कहती है हाँ ये हो सकता है। आन्या जाती है पुलिस स्टेशन, जहाँ पर वो कहती है कि यहाँ पर इतनी लड़कियां गायब हो रही है और पुलिस क्या कर रही है। अब गाइस आन्या जर्नलिस्ट थी तो वो अपने तरीके से बात कर रही थी। तो ऑफिसर कहता है कि हम क्या करें मैडम, जब लोग केस फाइल ही नहीं कर रहे हैं। 7 लोगों ने बस रिपोर्ट की है, जिन 7 केसों पर हमने काम भी किया है, लेकिन हमें कोई लीड नहीं मिली। तभी कांस्टेबल कहता है कि सर शैतान बाहर आ गया है। तो वो कहती है कौन शैतान। तो ऑफिसर कहते हैं कि वो पुराने खंडर में रहता है और कोई ब्लैक मैजिक जानता है और सुमाली सुमाली करके बस चैंट करते रहता है। खैर इसके बाद आनिया अपने इन्वेस्टिगेशन बढ़ाते हुए पहली केस के बारे में पता करती है। तो वो 25 साल पहले का केस था जिसमें आरव नाम के रिसोर्ट में काम करने वाली एक लड़की गायब हुई थी। मतलब गायब होने वाली हर लड़की न्यू ज्वाइनिंग की थी और बिल्कुल यंग एज की थी। तो वो आरव को रिसोर्ट भेजती है, वो अपने रिसोर्ट जाती है क्योंकि वहां पर मेघा अकेले थी। फिर देर रात हो चुकी थी लेकिन आरव रिसोर्ट से अभी तक नहीं आया था, उसका फोन भी नहीं लग रहा था। तो फिर अगले दिन आन्या उस रिसोर्ट के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में ही उसकी कार की टायर पंचर हो जाती है। बट लकीली वहां से एक मैकेनिक गुजर रहा था, तो आन्या उसे हेल्प करने को कहती है। फिर बातों ही बातों में वो अमिताज भाई का नाम लेता है। तो आन्या कहती है अमिताज भाई, ये तो मैंने उस गार्डन के माली से भी सुना था, सूर्या उसे भी जानता था। तो वो कहता है कि हाँ वो नारायण भाई हैं। फिर वो कहता है कि मैं समझ गया, लगता है आपकी किस्मत में आज अमिताभ भाई से मिलना लिखा है। तो मैडम मैं क्या कहता हूँ,
उनका घर सामने ही है, आप जाकर उनसे मिल आइए और तब तक मैं आपका पंचर बना देता हूँ। तो आनिया कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मिलने में, मैं आगे जा रही हूँ, कोई टैक्सी वगैरह मिलेगी तो देख लूंगी, तुम पंचर ठीक करो। फिर सूर्या कहता है, अरे मैडम मेन रोड यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, उससे पहले आपको टैक्सी नहीं मिलेगी, आपको जल्दी जाना है तो इसी कार में जाना होगा, मैं फटाफट पंचर बना देता हूँ, तब तक आप उनसे मिल लो। फिर ये सोचती है कि चलो मिल ही लेती हूँ, आखिर कौन है ये अमिताज भाई। और जब ये उनसे मिलने गई तो वही था जो फूल पेड़ पौधों से बात कर रहा था, और यहाँ पर वो बोलता है कि आप मुझसे मिलने आने वाली हैं, ये मुझे पता था। तो आन्या कहती है, कैसे? तो फिर वो कहते हैं कि फूल पौधों ने बताया है। तो आन्या कहती है, अरे ये कैसे पॉसिबल है? अमिताज कहते हैं, मुझे तो ये भी पता है कि तुम भूत प्रेत और भगवान को नहीं मानती और एनर्जीज को भी नहीं मानती। तो वो कहती है, हाँ नहीं मानती। तभी अमिताज एक डेड रोज में मंत्र पढ़कर उसे फिर से जिंदा करके दिखाता है। आन्या हैरान हो जाती है कि ये कैसे किया। अमिताज हंसकर कहता है कि ये तो तुम भी कर सकती हो। तो आन्या कहती, कैसे? तो वो कहता है कि एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने से। वो कहता है कि एनर्जी से लड़ना है तो तुम्हें उन्हें स्वीकार करना होगा। अब आन्या को थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगा था, और मायरा की बात भी याद आती है कि तुम्हें यकीन नहीं है तो म्यूजियम में जाकर देख लो। तो वो अब कार ठीक होते ही म्यूजियम जाती है, और जहाँ पर वो निशान ढूंढ रही थी तभी उसे राजा की फैमिली फोटो दिखती है, और वो चौंक जाती है क्योंकि जो चिरायु की पत्नी थी शकुंतला, उसकी शक्ल बिल्कुल राम्या से मिलती थी। रिजॉर्ट की मैनेजर राम्या, तो ये उसका पुनर्जन्म है या तो ये उसकी हम शक्ल है। जिसके बाद वो रिसोर्ट गई जहाँ पर वो नहीं थी, और पता चलता है कि वो तो छुट्टी पर है। और इधर मेघा फिर से नींद में चलने लगी, और वो इस बार फिर से बरगद के पास पहुंच गई थी, और वहां पर आनिया भी उसका पीछा करते पहुंच चुकी थी। वहीं पर उसे चाय वाला घायल हालत में मिलता है। उससे पूछती है कि ये किसने किया, तो बताने से पहले ही वो दम तोड़ देता है, और उसके गले में वही पन्ने वाला लॉकेट था जो उस ब्लैक मैजिक वाली औरत के बेटे ने पहनी थी, मतलब ये उसी का बेटा था। आनिया को उसके हाथ में राम्या का नेम टैग मिलता है, मतलब ये सब राम्या ही कर रही थी। और आरव भी अभी तक रिसोर्ट से नहीं लौटा था, क्योंकि हो सकता है कि शायद उसे भी उसने मार दिया है, और भाविक और माहिरा को भी शायद गायब उसी ने किया है। खैर, अब हम मेघा को उस कुएं पर खड़े हुए देखते हैं, और वो कूदने वाली थी जिसे आन्या टाइम पर आकर रोक लेती है। फिर उसे कहती है, मेघा होश में आओ। इतने में ही आन्या को कोई एक हाथ से पकड़कर फेंक देता है। तो हम देखते हैं कि ये राम्या ही है, मेघा उसके वश में थी। तो वो कहती है कि उठो, उस कुएं पर चढ़ो और अपनी बलि दो। तभी आन्या उठकर कहती है कि रुको, बंद करो ये सब। तो राम्या मेघा को फिर से गिरा देती है, और आन्या से कहती है कि मेरे रास्ते में मत आओ, वरना तुम्हें भी तुम्हारे दोस्तों की तरह खत्म कर दूंगी। यहाँ पर आन्या को पता चलता है कि राम्या ने माहिरा और भाविक को भी मार डाला है, जिससे आन्या को उस पर बहुत गुस्सा आता है। क्यों कर रही हो तुम ये सब, क्यों मार रही हो सबको? तो यहाँ पर हम फ्लैशबैक में सीन देखते हैं, इसमें चिरायु अपनी पत्नी शकुंतला के साथ होता है, और वो उसकी तारीफ कर रहा था कि मैंने इतनी सुंदर पत्नी पाई है, स्वयं देवराज इंद्र को भी मुझसे ईर्ष्या हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये वक्त यहीं पर थम जाए, और तुम हमेशा ऐसे ही सुंदर रहो, और मैं तुम्हें बस देखता रहूं। चिरायु शकुंतला के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और उससे प्यार कर रहा था, और इसी समय गांव वाले इसका निशान चेक करने के लिए इसे पकड़ कर ले गए, जिसमें इसका सिंबल जो था वो डार्क निकला, और ये डर कर शकुंतला के पास भागते हुए आ रहा था। शकुंतला इसे हाथ भी देती है, बट वो लोग इसे खींच कर ले गए और ले जाकर कुएं में फेंक दिए। चिरायु की मौत से दुखी होकर शकुंतला भी उसी कुएं में कूदने गई थी। चिरायु की आत्मा कुएं से निकलकर कहती है, ये तुम क्या कर रही हो शकुंतले? तो वो कहती है, तो मैं क्या करूं, आपके बिना कैसे जीऊं, ये जीवन, ये सुंदरता अब मेरे किस काम का? तो चिरायु कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ शकुंतले, मैं यही हूँ तुम्हारे पास हमेशा। और ये उसे प्रॉमिस करता है, और वैसे ही प्रॉमिस शकुंतला भी करती है कि वो जब भी उससे मिलने आएगी वो ऐसे ही दिखेगी, जवान और सुंदर। और राम्या ही शकुंतला है, और ये ना हमशक्ल है और ना ही इसका कोई पुनर्जन्म है। ये खुद को सुंदर दिखाने के लिए कोई रिचुअल कर रही है जिसमें वो लड़कियों की बलि देती है ताकि वो हमेशा जवान और सुंदर दिखे, और चिरायु की आत्मा भी यही चाहती है। इट्स मीन्स गाइस, ये लोग अपना ऑब्सेशन के चक्कर में पता नहीं कितनी मासूम लड़कियों की जान ले लिए। बट गाइस, आनिया को तो अभी भी राम्या बस शकुंतला की हम शक्ल लग रही, बस उस कहानी से रिलेट कर रही है। आनिया के हिसाब से तो बस ये कोई इमेजिनेशन है और इसे सच मानकर बस वो बता रही है। शकुंतला को भी कोई इंटरेस्ट नहीं था उसे सच का आईना दिखाने में। जब आनिया ने देखा कि वो मान ही नहीं रही है कि वो शकुंतला नहीं है,
तो उसने साइकोलॉजिकली खेला और कहती है कि मान लिया कि तुम शकुंतला हो, लेकिन जिसे तुम प्रेम कह रही हो ना वो कोई प्रेम है, बस तुम्हारा लालच है कि तुम्हें हमेशा जवान और सुंदर बनकर रहना है, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। और ऐसे ही बातों में फंसा कर उसके पास आती है और कुएं में धक्का दे देती है और उसे लगता है कि राम्या की मौत के साथ सब कुछ खत्म हो गया और वो मेघा को ले जाने लगती है। लेकिन तभी कुएं से चिरायु की आत्मा शकुंतला की बॉडी को लेकर बाहर आती है और हम देखते हैं कि आन्या को तो मानना ही पड़ जाता है कि सच में भूत होते हैं। बेसिकली ये कहानी नहीं थी, ये सच था, लेकिन सब चीज के लिए अब देर हो चुकी थी। अब चिरायु की आत्मा गुस्से से भरी हुई थी और कहती है कि तूने मेरी शकुंतला को मुझसे छीन लिया, अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। फिर वो शकुंतला की बॉडी को पोजेस्ट कर लेता है और शकुंतला की लाश उठकर खड़ी हो जाती है। वो आन्या का गला पकड़ लेती है और अपनी शक्ति से उसके लाइफ सोर्स को खींचने लगती है। उससे आन्या मर सकती है, लेकिन तभी वहां पर अमिताज भाई की एंट्री होती है और चिरायु को एक ही हाथ से उछालकर दूर फेंक देते हैं। फिर वो देखते हैं कि आन्या मरने की कगार में थी, तो वो अपनी शक्तियों से उसे ठीक करने में लग जाते हैं, लेकिन चिरायु ये नहीं चाहता था, तो वो उसे रोकने आता है। तभी एंट्री होती है जानकी की और ये और अमिताज साधारण से इंसान नहीं थे, कुछ तो शक्तियां उनके पास थी। फिर वो चिरायु से लड़ रही थी, लेकिन चिरायु उस पर भारी पड़ रहा था। तभी अमिताज इशारा करते हैं कि मेघा को यहाँ से लेकर जाए और वो मेघा को लेकर गायब हो जाती है। मतलब कोई सुपरनेचुरल पावर टाइप की है गाइस। फिर चिरायु अमिताज पर अटैक करता है और अचानक कोई उसका हाथ पकड़ लेता है, जो कि आन्या थी। और अमिताज ने उसे ठीक किया था तो कुछ पावर भी उसे दे दी थी और वो भी अब एनर्जीज की एग्जिस्टेंस पर भी बिलीव करने लगी थी। और अमिताज भाई ने तो कहा भी था कि जिस दिन तुम एनर्जीज को एक्सेप्ट कर लोगी तुम इससे लड़ पाओगी। बट अभी चिरायु इस पर भारी पड़ रहा था, तो वो आन्या का गला पकड़ लेता है और कुएं की ओर ले जाता है। अमिताज तो उसे रोक भी नहीं रहे थे, असल में वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हें पता चला कि शकुंतला के पैर में भी वही मार्क है। जब चिरायु ने मार्क वाले हाथ से उसे छुआ था तो वो भी शापित हो चुकी थी। बस फिर क्या था, अमिताज वेपन बनाकर आन्या की तरफ फेंकते हैं और फिर आन्या शकुंतला के उसी सिंबल वाले पैर पर वेपन से वार कर देती है और शकुंतला की सब शैतानी शक्तियां यहीं पर इकट्ठा थी, जिसने उसकी बॉडी की एज भी रोकी रखी थी और उसे जवान रखा था। तो यहाँ पर उसकी काली ऊर्जा के रूप में बॉडी से निकल जाती है और बॉडी एज होकर खत्म होने वाली थी, जिससे चिरायु की आत्मा उस बॉडी में नहीं रह पाती और वो बाहर आ जाती है। और अगले ही पल शकुंतला की बॉडी बिल्कुल बूढ़ी हो जाती है और फिर गायब हो जाती है, जिससे चिरायु की आत्मा और भी गुस्से से भर जाती है। तो वो अमिताज के कंट्रोल से भी बाहर था। फिर अमिताज हनुमान जी को याद करते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जिसके बाद लास्ट में हनुमान जी की एंट्री होती है तो अमिताज को शक्ति देते हैं, जिससे वो चिरायु को खत्म करके उसे मुक्ति दिलाने में कामयाब हो जाते हैं और उसे कुएं में डालकर कुएं को भी सील कर देते हैं। अब इस सब के बाद हम देखते हैं कि आन्या अपना बैग उठाती है, पानी पीती है और निकल जाती है। असल में राम्या रिजॉर्ट के कुएं का पानी सबको पिला रही थी, जिससे सबको श्राप लग जाता था और शायद भाविक और माहिरा भी ये पानी पिए होंगे, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं जा पाए और चिरायु और राम्या की शैतानी शक्ति ने उसे गांव के बाहर जाने ही नहीं दिया। और आन्या तो रिजॉर्ट का पानी पीती ही नहीं थी, क्योंकि वो तो ब्लैक वाटर पीती थी ना। तो गांव सेफ है क्योंकि अब श्राप खत्म हो गया। और यहाँ पर गांव की समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, क्योंकि गांव में एक और शैतान बचा हुआ था। वो शैतान जिसके बारे में पुलिस वाले बता रहे थे, जो किसी पुरानी हवेली में बैठकर सुमाली सुमाली चैंट करता है, और ये और कोई नहीं बल्कि चिरायु का ही जुड़वा भाई सतायु है। और वैसे ही ये जवान मतलब दोनों भाई असुरी प्रवृत्ति के थे। उन्हें शैतान उस ब्लैक मैजिक वाली औरत के सिंबल नहीं बनाया, वरना ऐसे नहीं होते वो। अब उसने तो कहा था कि वो गांव वालों से बदला लेगी, तो यही उसका बदला था और किसी कर्ज की तरह ये चलते रहा। इधर सतायु चैंट करते करते सुमाली को जगा ही देता है और सुमाली जागा। उधर अमिताज के गार्डन में भी आग लग जाती है, जिससे अमिताज को भी पता लग गया कि शैतान जाग चुका है और वो भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हनुमान जी का पाठ करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।